देखिए पहला आपका दिया है, इस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने। या कार्यान्वित का मतलब ये होता है जो यहाँ कामा दिया है, यानी बीच में जो दिया गया है पुस्तक में जो दिया है, स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 14 सितंबर 1949 को हुआ था। अगर ये पूछा जाए किस अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा है, किस अनुच्छेद में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो 343 फर्स्ट में। इसको इधर कर देते हैं। अब ये बताइए, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए इसका। दिखाई दे रहा है जी? नहीं तो इधर खड़े हो जाते हैं, यहाँ आ जाने पर चेहरा नहीं आ रहा है। दिया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? कौन सा दिया था जी? चलिए ये आप लोग पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक ना? जब पढ़े होते हैं तो मज़ा आता है कि नहीं? चलिए बताइए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर, यानी कौन सा होगा इसमें? डी नंबर होगा। 14 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। चलिए अगला बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। अभी आपको ये भी बताना है कि जो देवनागरी लिपि जो उत्पन्न हुआ था किस लिपि से हुआ था? देखिए ब्राह्मणी लिपि से जो है, ब्राह्मणी लिपि से ये आपका देवनागरी लिपि उत्पन्न हुआ था। देवनागरी ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी लिपि। ये क्या हुआ था जी? उत्पन्न हुआ था, यानी ब्राह्मणी लिपि से जो है देवनागरी लिपि क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। सबसे प्राचीन लिपि किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि कहा जाता है, प्राचीन लिपि। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ये बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? पूरा पढ़ लेने दीजिए, पहले जान रहे कि सबको मालूम है कि नहीं? लेकिन पहले पूरा पढ़ने दीजिए। चलिए कौन सा हो रहा है इसमें? 343। आपको ये याद रखना है, 343 फर्स्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक ना? ये बताइए, इतना हम पढ़ा रहे हैं जिस ये जो बता रहे हैं ये आप लोग पहले इसका बेसिक पढ़ लिए ना, तब न इसका प्रैक्टिस हो रहा है। जो केवल ये वीडियो देखेंगे, केवल यही नहीं देखेंगे कि ये हम बता रहे हैं इसमें कौन सा होगा, बस टिक करके चले गए, फिर अगला बताएंगे टिक करके चले गए, उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। लेकिन आप लोग तो पहले इसके बारे में जान रहे हैं ना जी। चलिए ये बताइए, संविधान का अनुच्छेद 344 ए का मतलब ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो ये भी आपका फर्स्ट है। अगर यहाँ पे क भी रहता ना, क, तो ये भी फर्स्ट नंबर पे ही आता है। यहाँ पे 344 फर्स्ट भी, क भी कह सकता है, 344 फर्स्ट भी कह सकता है, और 344 ए भी कह सकता है, ठीक है ना? ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था? कब किया था? तो ये आपको बताए थे, कौन सा किया था जी, कब किए थे? 1955 में। अगला नंबर बताइए, हिंदी की आदि जननी क्या है? क्या है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए हिंदी का पालन पोषण किसे कहा जाता है जी, किस भाषा को? ये आपका होता है भ्रंश। इसी को हम ये भी कहते हैं, जिसे हिंदी का विकास भी इसी को माना जाता है। जैसे देखिए ये भी है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आएगा क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसको लगाना है, अपभ्रंश को लगाना है। जो हिंदी का विकास हुआ था किस भाषा से? अपभ्रंश से। हिंदी का पालन पोषण किससे हुआ था? अपभ्रंश से। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है, ठीक है ना? अगला बताइए, लिपि की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है लिपि की आवश्यकता? तीनों के लिए होती है। भाषा संकेत में होता है, बोलने में होता है, लिखने में होता है, क्या होता है?
लिपि की आवश्यकता पहले लिखने में होती है, ये आपका होगा सी नंबर सही होगा इसका। भाषा लिखने में किया जाता है, ठीक है ना जी, सबको समझ में आ रहा है? ये बताइए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अब बताइए देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपका है अपभ्रंश, अपभ्रंश साहित्य में, जय भट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। किस में हुआ था? तो बी नंबर आपका इसका आंसर होगा। जय भट्ट के शिलालेख में सबसे पहले जो है देवनागरी लिपि का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था सबसे पहले। चलिए अभी बताइए वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इस समय जो हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? यह आपका वर्तमान हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी आपसे पूछा जाए हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि या संस्कृत की लिपि, या मानकर चलिए और भी पूछा जाता है नेपाली लिपि, ये होता है ना जी, ये आपका लगभग ये किसका होता है? देवनागरी का होता है, ठीक है ना। और देवनागरी लिपि किस लिपि से उत्पन्न हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है। ये आपको पूरा एकदम रटा होना चाहिए। अब ये बताइए भारत के संविधान में यहाँ अनुच्छेद दिया है, यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? किस में? 343 फर्स्ट। ये आपको 2-3 बार ये हो गया अभी तक। चलिए अभी बताइए यहाँ क्या दिया है? मान लीजिए यहाँ आपका लिपि दिया है, ये भाषा दिया है, यहाँ अवधि बोली दिया है। अब बताइए हिंदी के किस यानी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है बताइए? किसका है उत्तराधिकारिणी? का मतलब ये संस्कृत का है, इसलिए कि हिंदी जो है हिंदी की आदि जनी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। तो यही होगा आपका, संस्कृत होगा इसका उत्तराधिकारिणी। क्या होगा? संस्कृत होगा। समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है कौन सा है? पहला नहीं होगा, इसमें आपका ये होगा, तीसरा नंबर होगा। देखिए संसार में अभी इस समय जो है सबसे ज़्यादा, अभी तक सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है पूरे विश्व में किनका है? भारत का, यानी अपने ही देश का है। जनसंख्या में सबसे आगे हो गया है। तो जब जनसंख्या में आ गए, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोली जाती है भारत में सबसे ज़्यादा? हिंदी। तो उसके अनुसार अगर देखा जाएगा तो आपका हिंदी पहले स्थान पर होना चाहिए। लेकिन ये जनसंख्या के ही आधार पर भी बोली जाने वाली, जैसे ये जो दिया ना संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? कौन सा होगा? ये तीसरा होगा। अब आगे बताइए भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? जो लिखा जाता है, तो अभी लिखने के लिए अभी आया था कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किसके लिए होता है? लिपि का ना, देवनागरी लिपि का प्रयोग किसके लिए होता है? लिखने के लिए। और यहाँ भी दिया है कि भाषा लिखने के लिए, तो किसका प्रयोग होगा जी? लिपि का। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा हुआ है इसमें, देख रहे हैं ना। अब ये बताइए ब्राह्मणी लिपि से दिया है कि ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? बताइए, अभी बताएं किसका हुआ है जी? देवनागरी, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अच्छा खरोष्ठी लिपि को क्या कहा जाता है? क्या बताएंगे आप लोग? पूछा जाए खरोष्ठी लिपि तो गधे की ओठ वाली लिपि कहा जाता है, जो कहाँ होता है? नीचे की तरफ लटका होता है। ऐसे होता है ना, नीचे यानी बाहर की तरह। इस उसमें लिखा रहेगा कि जो बाहर की तरफ लटकी होती है खरोष्ठी लिपि कहलाती है, और इसे हम कहते हैं कि गधे की ओठ वाली लिपि कहते हैं। और ये किधर से किधर लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो आपकी ये जो देवनागरी लिपि है ये बाएं से ये दाएं लिखी जाती है, दाएं। और इसी के साथ अगर मान लीजिए ये भी देगा ब्राह्मणी लिपि भी, ब्राह्मणी पूरा ऐसे होगा ब्राह्मणी लिपि, तो ये भी आपका सेम बाएं से दाएं ही लिखा जाता है। कहाँ से जी? बाएं से दाएं। देखिए जब ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुआ है देवनागरी लिपि, तो जैसे ब्राह्मणी लिपि रहेगा सेम क्या होगा? वो भी देवनागरी लिपि भी रहेगा। आगे बताइए हिंदी को
विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? यहाँ देखिए, हिंदी को विकास करने वाली यानी विकास जो प्रदान की है वो कौन सी भाषा है बताइए। तो अभी आपको बताएं, देखिए जब विकास की बात आ गई तो क्या आप कहेंगे? अपभ्रंश कहेंगे, ये आपको कहना है। अभी लिखवाए ना आपको, देखिए दिया हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। अगर ये पूछा जाए हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे? संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी। चलिए अब आगे बताइए, ये बताइए अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? अवधी किस अपभ्रंश से, किससे हुआ था? अर्धमागधी से हुआ था। अर्धमागधी की जो उप बोली है क्या है जी? पूर्वी हिंदी, यही ना है। और पूर्वी में होता है ABC, आपको बताए थे, अवधी, बघेली और उसके बाद से छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना, ये आपको बताए थे। अर्धमागधी में जो होता है वो बोली क्या होता है जी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां होती है? ABC, यानी कि A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। अगला आ जाइए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है किससे मानी गई है बताइए। ये दिख रहा है इसमें पूरा ना जी, कौन सा हो रहा है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? पहला आपका है खस, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है सौरसेनी, चौथा है मागधी। कौन सा होगा बताइए? तो ये आपका कौन सा होगा जी? हिंदी की मूल उत्पत्ति यानी कि आपका सौरसेनी अपभ्रंश से होगा। चलिए अगला नंबर आ जाइए। ये बताइए वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए? कौन सा होता है? अवधी होता है, भोजपुरी होता है। इसमें आपको सबसे गहरा चित्र ये भी दिया है, देख रहे हैं। अपने तरफ भी है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा, ये तो अपना ही क्षेत्र है ना जी। तो अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाएगी? ये आपका भोजपुरी हो जाएगा। अगला बताइए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ब्रज भाषा का, बहुत अच्छे, मथुरा। आपको बताए थे ब्रज भाषा, उसके बाद बताए थे खड़ी बोली। एक साथ याद करने के लिए, ये दोनों को एक साथ याद करने के लिए बताए थे कि ब्रज भाषा आपका क्या होगा? मथुरा होगा। और खड़ी बोली क्या होगा जी? मेरठ होगा। देखिए ब्रज भाषा में ए का मात्रा इसमें नहीं है, तो यहाँ भी म है, केवल दोनों में म कॉमन है, इसीलिए दोनों को एक साथ रखे हैं। यहाँ भी म है, यहाँ भी म है। यहाँ खड़ी बोली, खड़ी बोली का मतलब म पे खड़ा है, ऐसे याद रखिए। म पे खड़ा यानी मेरठ हो जाएगा। और ब्रज भाषा यानी ब्र है केवल, यानी इस पर कोई मात्रा है, केवल ब्र है, यानी कि इसमें केवल म रहेगा, उस पर कोई मात्रा नहीं। यानी ब्रज भाषा, मथुरा, खड़ी बोली, मेरठ, इन दोनों को एक ही साथ याद रखना है, तब ये याद हो जाएगा। ठीक है ना जी। इतना ही हम लोग 20 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे इसका।